नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त समिति की अहम बैठक भी आज। इंडी गठबंधन में फूट एक बार फिर आई सामने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, कांग्रेस से किया किनारा। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। पीएम युवाओं को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई को बताया बड़ा चैलेंज। विश्व आर्थिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीआईआई के काम को सराहा। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज खेला जाएगा 13वें दौर का मुकाबला। 12 दौर के बाद गुकेश और लीरेन के खाते में बराबर अंक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक को 4 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित किए जाने के लिए पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे और इसके साथ ही लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करना है। राज्यसभा में आज बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और वहीं इसके साथ ही आज वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति ने अब तक 500 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज होने वाली बैठक में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया कि देश में कुल 8,72,352 प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ के पास है। इसके अलावा 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार से इससे संबंधित सवाल किया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 वक्फ संपत्तियों का ट्रांसफर दिखाया गया है। ट्रांसफर का मतलब इस पर वक्फ ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पोर्टल में 16,713 चल वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया गया है। किरण रिजिजू के लिखे जवाब में ये बात सामने आई है कि उन 994 संपत्तियों में से अकेले 734 तमिलनाडु में अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है। सीपीएम सांसद ब्रिटास ने अपने प्रश्न में पूछा था कि देश भर में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं। साथ ही राज्यवार बंटवारे के बारे में भी जानकारी मांगी थी। मंत्री ने जवाब में कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 51(1)(a) के अनुसार वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, दान, विनिमय, गिरवी या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। और इसके अलावा वक्फ अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि यदि बोर्ड निर्धारित तरीके से कोई जांच करने के बाद ये पता है कि किसी वक्फ संपत्ति को अलग कर दिया गया है तो वो उस कलेक्टर को जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है एक अनुरोध कर सकता है कि संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर बोर्ड को सौंप दिया जाए।
और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, साफ तौर पर देख रहे हैं कि जेपीसी की ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ लगातार हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी तमाम यहाँ पर रूपरेखा रखी गई है। क्या नीतिगत फैसले होते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ खास होने वाला है आज? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और खासकर दारुल उलूम जो हमेशा से देवबंद का एक बहुत ही बड़ा इस्लामिक संगठन है, जो शैक्षणिक भी है और तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसका वो लीड करता है। तो दारुल उलूम शुरू से ही इस वक्फ कानून का विरोध कर रहा है, वक्फ अधिनियम बिल का विरोध कर रहा है और उसने एक तरह से अभियान भी चला रखा है, QR कोड का अभियान चला रखा है और उसमें जिसको भी विरोध दर्ज करना है वो आके विरोध दर्ज करे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी वक्फ अधिनियम का विरोध कर रही है। तो ऐसे में आज जब दारुल उलूम के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, नोमानी साहब है जो उनके हेड हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल जेपीसी के सामने आएगा तो वो अपनी क्या मांगे रखता है और वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि वक्फ अधिनियम की वक्फ पे जो जेपीसी जो बनी है उसमें 500 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हो गई है, तमाम तरह के संशोधन कर दिए गए हैं, तमाम जो संगठन है उनकी राय ली गई है, ऑफिशियल्स हैं उनकी राय ली गई है, सामाजिक संगठनों की राय ली गई है, धार्मिक संगठनों की राय ली गई है। तो उस स्थिति में आज जब दारुल उलूम के लोग यहाँ जब प्रतिनिधि आएंगे वो अपनी क्या मांगे रखेंगे और उन पर क्या विचार किया जाएगा जेपीसी के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट अगर आप बात कहें हम तो जब यूपीए के ज़माने में सच्चर कमेटी बनी थी क्योंकि मुसलमानों जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है, चाहे वो शैक्षणिक की स्थिति हो, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति हो, तो उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात कही गई थी कि जो वक्फ की जो संपत्ति है वो विवादास्पद है और इसमें संशोधन होना चाहिए। तो काफी तरह के संशोधन की बात उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कही गई थी और ये सच्चर कमेटी बनी थी यूपीए के शासनकाल में। तो आज जब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस इस वक्फ अधिनियम का विरोध कर रही है, तो उस समय जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि वक्फ की संपत्तियों में विवाद है, उस विवाद का हल होना चाहिए, उस समय तो वो समर्थन कर रहे थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का। लेकिन आज जब वक्फ की बात आ रही है तो वो विरोध कर रहे हैं। तो आज देखना होगा कि जेपीसी की बैठक में क्या होता है। दारुल उलूम जो सबसे बड़ा संगठन है, तो वो अपनी क्या राय रखते हैं। एक बात ये भी देखी गई है कि तमाम लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। हमने ऐसे भी तमाम प्रतिक्रियाएं देखी हैं, रिएक्शंस देखे हैं जहां पर समर्थन भी किया गया है और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको लेकर भी यहां पर बातें रखी गई हैं। ऐसे में दारुल उलूम की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से वो अपना पक्ष रख सकते हैं? क्या उनके पास ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अब की बार इस मीटिंग में रखे जा सकते हैं? अब उन्होंने हर एक बिंदुओं पर इसका विरोध किया है कि इस पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। धार्मिक जो संपत्ति है या धर्म से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब वो क्या क्या अपनी मांगे रखते हैं और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी ये तो मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। अभी कोई ऐसा फार्मूला लेकर के वो नहीं आए हैं, लेकिन वो हर एक बिंदुओं का इस पर वक्फ अधिनियम की जितने भी कंटेंट्स है उस सब का वो विरोध कर रहे हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अब उनकी क्या राय है वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जब नोमानी जी के नेतृत्व में जब जेपीसी के प्रतिनिधिमंडल से 3 बजे शाम में यह बैठक होनी है। काफी इंपॉर्टेंट बैठक है और हमारी नजर इस पर रहेगी। बिल्कुल। कुमार आलोक, जैसा कि हमने देखा कि बीते दिनों से लगातार जो चर्चाएं हैं वो लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर इसका अगर हम देखें तो जो विपक्ष है वो सबसे ज्यादा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि कब बना, कब से शुरुआत हुई और कहां अभी स्टैंड कर रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि नीतिगत जो फैसले हैं वो आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए नजर आएंगे और आज की मीटिंग से भी ये साफ हो जाएगा जब साफ तौर पर बैठेंगे और तमाम ऐसे अहम फैक्टर्स रहेंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए आगे की प्रणाली बढ़ेगी। हमारे इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। तो उनका एक बहुत बड़ा पक्ष है, जो बहुत बड़ा एक समूह है जो इस्लामिक स्कॉलर है, वो इस अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सदियों से जो एक तरह से कुछ लोग मठाधीश हैं
उन्होंने संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमा कर रखा है और उससे वो उनकी दुकानदारी चल रही है। तो इस पर ये बहुत ही सरकार का जो निर्णय है, सरकार ने जो ये कानून लाया है, अधिनियम लाया है, ये बिल्कुल प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। लेकिन जो जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर अगर सच्चर कमेटी की हम बात करें, जो उन्होंने उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिनका किराया अगर हम देखें तो उसका एक साल का किराया अगर हम देखें तो 2.5 अरब हो रहा है, 2.5 करोड़ हो रहा है। तो उसके बदले मात्र 2,000 और 2,500 रुपये उसको किराया दिया जा रहा है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं इस कानून में जिसको बदलने का प्रयास सरकार ने किया है। और मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि ये 3 बजे की जो बैठक है वो काफी अहम है। अहम इस मायने में है कि जब इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, जेपीसी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, उस कार्यकाल को बढ़ाने के बाद ये पहली मीटिंग है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बिल्कुल इस मीटिंग से जुड़ी हुई भी अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे कुमार आलोक। लेकिन एक संसद से जुड़ा हुआ भी सवाल है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर भी जो हम देख रहे हैं कार्य प्रणालियां चल रही हैं। तो ऐसे में संसद में क्या कुछ अहम है, और आज का दिन जो सूचीबद्ध है, हम कह सकते हैं तमाम ऐसे विधेयक है, तमाम ऐसी प्रणालियां हैं जो वहां पर सूचीबद्ध की गई हैं, किस तरह से आज संसद में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल है वो लोकसभा में आएगा और इधर बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है जो निर्मला सीतारमण पेश करेगी राज्यसभा में। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं हमारे जो संसद की जो कार्रवाई है उसमें राज्यसभा में एक तरह से पूरा फिर एक बार हंगामा खड़ा हुआ है। किरण रिजिजू बोल रहे हैं यहाँ पर राज्यसभा में। और अगर लोकसभा की हम बात करें तो वहाँ पर प्रश्नकाल चल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है, जिसका जवाब जो अश्विनी वैष्णव है मंत्री वो दे रहे हैं। लेकिन राज्यसभा का जो हम देख रहे हैं कि काफी वहां गर्मा गर्म स्थिति है और देखना ये होगा कि आज विपक्ष की रणनीति क्या होगी। लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक आज फिर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था अडानी के मुद्दे को लेकर के, और एक जो विपक्ष के अंदर सहमति बनती हुई दिख रही थी संसद सत्र के शुरुआती दौर में विंटर सेशन के, वो अब जो एकता है वो उसकी धार कुंद पड़ती नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडी गठबंधन को लेकर, नेतृत्व को लेकर के एक तरह से बवाल खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने खुद इच्छा जाहिर की है कि इंडी गठबंधन का वो नेतृत्व करेंगी और उसका समर्थन लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। एक तरह शरद पवार भी इशारा कर रहे हैं। और आइए अब सीधे राज्यसभा का रुख करते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हलचल हो रही है। साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। सभापति जी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम वापस करना चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है, और ऐसे में साफ तौर पर जो विपक्ष लगातार वहां पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। कुमार आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कुमार आलोक, एक बार फिर से हमने देखा कि जिस तरह से विपक्ष जो हम बात कर रहे थे लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। रणनीतियों की बात करते हैं, विपक्ष की क्या यही रणनीति है कि लगातार हंगामा करते रहो और कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहो? कुमार आलोक।
तो आपने सुना कि जैसे देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे थे कि इनका जो विपक्ष का जो रवैया है, रोज रोज एक ही तरह का ये रवैया है और जानबूझ करके संसद के दोनों सदनों को ये नहीं चलने दे रहे हैं और खासकर राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों को आपने देखा, प्रमोद तिवारी हो चाहे अन्य जो भी राज्यसभा के सदस्य हों, वो वेल में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक तरह से आप देखा जाए कि राज्यसभा तो स्थगित हो गई है 12 बजे तक के लिए, लेकिन लोकसभा में अभी कार्यवाही वहां पर जारी है और प्रश्नकाल स्मूथली चल रहा है। तो अब देखना होगा कि राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति को लेकर के जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के विपक्षी दलों ने एक नोटिस दिया है, उसको लेकर के क्या रणनीति बनाती है विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। कुमार आलोक, हमने देखा इससे पहले भी जो तमाम सत्र थे, शीतकालीन का सत्र था, उसमें भी यही अमूमन स्थिति थी। पिछली बार भी हमने देखा था कि मानसून सत्र जो इससे पहले था उसमें भी यही स्थिति थी, और बीते साल की अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र में भी ऐसी स्थिति थी। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो काम नहीं करने देना चाह रहा और लगातार जो हंगामा वो करता नजर आ रहा है, उसकी वजह से जो कार्रवाइयां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई नीति, कोई रणनीति नहीं है जिसके तहत वो इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है। देखिए, जो संसद के जितने भी सत्र हैं, इसके पहले भी जो सत्र हुए थे वहां भी विपक्ष का यही रवैया था और खासकर इसमें कांग्रेस ज्यादा मुखर है। इस बार भी कांग्रेस ज्यादा मुखर है और अब देख रहे हैं कि जब राज्यसभा की कार्यवाही में अभी जो बाधा हो रही थी उसमें कांग्रेस के सदस्य तो खड़े थे, जो शोर मचा रहे थे, लेकिन जो अपोजिशन के और मेंबर्स थे वो साथ नहीं दिख रहे थे। यही हाल जो संसद के बाहर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उसमें भी अब जो है विपक्ष एक तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। तो अब बीएससी की बैठक होगी और बीएससी की बैठक में क्या निर्णय होता है, सत्ता और जो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या संसद की कार्यवाही आगे सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं, राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो प्रणालियां हैं वो अपनाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा और इसीलिए जो उनकी नीति और रणनीति है वो साफ तौर पर बाधा बन रही है और ये वो बाधा है जिससे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं हमारे और आप जैसे लोगों के, जो टैक्स पे करते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और आने वाले समय में भी इससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये अभी कुछ घंटों में जब दोबारा से कार्रवाई स्टार्ट होगी तो साफ होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज ये बात पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। दरअसल सूत्रों के अनुसार यह जानकारी आ रही थी कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति अंतिम चरण में है और यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए 15 सीट, अन्य इंडी गठबंधन के दलों के लिए 1 से 2 और बाकी सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, साफ तौर पर हमने देखा कि सिर्फ जब लोकसभा का चुनाव था वहीं पर साथ साथ थे और अब की बार आम आदमी पार्टी जिस तरह से खुद कह रही है कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे, तो कांग्रेस अब की बार क्या करेगी? क्या विकल्प बचता है कांग्रेस के पास अब? देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस को अकेले ही उतरना पड़ेगा, जब क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले ही मैदान में उतरेगी, अपने दम पर मैदान में उतरेगी। क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछले चुनावों में जब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो दोनों ही पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं वो एक दूसरे के मंच पे ना के बराबर ही देखने को मिले थे, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ा था। तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जरूर लगता रहा है कि वो अपने बारे में सोचती है, अपनी वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने की बात कर रही है, तो उधर कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही है कि वो भी अपने बल पर सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव में उतारेगी अपने उम्मीदवारों को। अब देखना यह होगा, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, जबकि 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। तो इस बार देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में कितनी सीटों पर कांग्रेस जीत कर आती है, क्या अपना खाता खोल पाती है, क्या जनता जो दिल्ली की है वो किसे अपना नेतृत्व सौंपती है, ये तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव बताएंगे। हालांकि अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं हुई है गौरव, लेकिन अगले कुछ महीनों के अंदर दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और उसकी तैयारी जो है दिल्ली के अंदर
जोर शोर से चल रही हैं। लगातार जो पार्टियों के अंदर हैं, इधर से उधर चहलकदमी चल रही है, लोग इधर भी ज्वाइन कर रहे हैं, लोग उधर भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी हुई है वो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो कल भी सीलमपुर के एक विधायक अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कई आरोप भी लगाए, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं उनको इस्तीफे के पत्र के अंदर साफ लिखा कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का पार्टी के अंदर उपेक्षा की जा रही है। जिस तरह से सभी समुदायों की बात की जाती थी, मेरा जो सवाल है के अंदर उनकी उपेक्षा की जा रही है। चलिए गिरीश, मेरा एक सवाल है छोटा सा, और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जैसा हमने देखा है कि जब पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहता है। तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी वो आरोप प्रत्यारोप अब की बार देखने को मिलेंगे क्या, कि सिर्फ ये इलेक्शन के लिए, उसके बाद फिर साठगांठ साथ में हो जाएगी? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि भविष्य की क्या राजनीति होगी, कि वो जनता के लिए, मतदाताओं के लिए क्या सोचते हैं। उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। लेकिन अभी स्पष्ट ये है क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये खींचतान देखने को मिली है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से घाटा झेलने को मिला है, उनकी वजह से ही जो तमाम सीटें हैं कांग्रेस को खोनी पड़ी हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार एक दूसरे पर जारी रहे। हालांकि पिछले चुनाव में दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां अपने अपने खेमे से चुनावों में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी। अब देखना यह होगा कि दोनों आरोप प्रत्यारोप कितना लगाती हैं और किस हद तक आरोप निश्चित तौर पर गिरीश ये देखना होगा, क्योंकि साफ तौर पर अब की बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली की राजनीति को एक अलग दिशा और दशा देते हुए नजर आएंगे। और हालांकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो साथ साथ हैं, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में अकेली आम आदमी पार्टी दम ठोकने के लिए तैयार है। तो साफ तौर पर आने वाले समय में यह तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी कि किसके पाले में क्या कुछ जाता है और अब की बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंगस्टर और आतंकी साठगांठ मामले में पंजाब और हरियाणा में 9 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। इसमें पंजाब के भटिंडा, मुक्तसर, मानसा और मोगा समेत 8 जगहों पर एनआईए की तलाशी जारी है। मानसा के विशाल सिंह के घर पर रेड हुई है। विशाल सिंह जेल में बंद है। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर अर्श डल्ला ने उसे आधुनिक पिस्टल दी थी, जिसे गुरप्रीत सिंह हरीनो के कत्ल में इस्तेमाल किया गया था। मोगा के बागियाना बस्ती में सुबह 5 बजे एनआईए की टीम ने बलजीत कुमार के घर पर रेड की। बलजीत कुमार के फोन पर 10 दिन पहले 1-2 बार विदेश के नंबर से कॉल आई थी। इसी संबंध में एनआईए की टीम ने उससे पूछताछ की। बलजीत कुमार मोगा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। करीब 1 घंटा पूछताछ के बाद टीम चली गई। मुक्तसर के भटिंडा मलोट रोड पर स्थित एक व्यक्ति के घर पर एनआईए की टीम ने रेड मारी। बताते हैं कि ये रेड करीब 5 घंटे तक चली और 5 घंटे चली इस रेड के दौरान टीम ने कुछ सामान भी बरामद किया है, मगर इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं हरियाणा में एक जगह पर तलाशी चल रही है। और इसी पर संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं। नीरज, साफ तौर पर देखें तो बड़ी कार्रवाइयां यहां पर की जा रही हैं और किस तरह से आगे की रणनीति यहां पर रखी जा रही है और क्या कुछ अभी तक बड़े खुलासे इसमें नजर आए हैं? एनआईए कई जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पंजाब में कई जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हरियाणा में भी छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। खासतौर से जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं और इसके साथ साथ ही गैंगस्टर और आतंकवाद का जो गठजोड़ है और बड़े पैमाने पर जो कह सकते हैं कि ड्रग्स की जो तस्करी ये गैंगस्टर करते हैं, इनके खिलाफ एनआईए की ये कार्रवाई है। और इसमें एक व्यक्ति है अमनदीप, जो इस समय नावा जेल में बंद है, उसके घर पर भी एनआईए की जो टीम है वो पहुंची है। इसके साथ साथ ही आप देखें भटिंडा, मानसा और मुक्तसर साहिब, यहाँ पर भी एनआईए की टीम इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इससे पहले भी एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में छापे मारे थे और जिसमें ये बात स्पष्ट हो पाई थी कि जो आतंकवादी हैं और जो गैंगस्टर हैं वो एक गठजोड़ करके देश के अंदर कई जगह एक तो वारदातें, आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा नशे के कारोबार में लगे हैं, ड्रग तस्करी के काम में लगे हैं, हथियारों पर की बड़े पैमाने पर जो सप्लाई है वो हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन है, उनका एक गठजोड़ है और एनआईए को लीड मिली थी। उसी के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है और अभी भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इससे पहले भी बड़े पैमाने पर
हथियार बरामद किए थे एनआईए ने, इसके अलावा जो ड्रग्स है वो बरामद की थी और कई सारे जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, कई सारे गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी किया था, हिरासत में लेके पूछताछ भी की थी। और इस समय भी एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की, जो आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ है और इसके अलावा ड्रग्स के कार्टेल में जो लोग लगे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। ऐसे में नीरज, जो दबिश चल रही है लगातार हम देख रहे हैं, तो क्या इसमें अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम घरों पर भी रेड मारी गई है, क्या कुछ वहां से कुछ बड़े खुलासे होते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एनआईए का ये मानना है कि खासतौर से जो पंजाब है उसकी जेलों में बैठे जो गैंगस्टर हैं वो एक तरीके से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं जेलों के अंदर से, वहीं से वो दिशा निर्देश देते हैं और आतंकवादी और गैंगस्टरों का जो गठजोड़ है वो वहीं से चालू है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो ड्रग्स की जो सप्लाई है उसके काम में ये लोग लगे हुए हैं, हथियारों को अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के इस काम में ये लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। और अभी भी एनआईए का ये कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। एनआईए को ये पता लगा है कि बड़े पैमाने पर देश के अंदर ये ड्रग्स को सप्लाई करना चाहते हैं और इसके अलावा उस ड्रग्स से जो पैसा मिलता है उस पैसे का प्रयोग हथियारों की खरीद फरोख्त में ये जो गैंगस्टर और जो आतंकवादी गठजोड़ है वो लगाने की फिराक में है। यही कारण है कि एनआईए इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी कार्रवाई की थी और आने वाले समय में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि एनआईए का ये मानना है कि उनको जो इनपुट मिले हैं, कई सारे दस्तावेज मिले हैं, कई सारे जो सबूत हैं वो मिले हैं कि बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग राज्यों में भी इन गैंगस्टरों के जो गुर्गे हैं या जो लोग हैं इस काम में लगे हुए हैं। तो जल्द ही उनके खिलाफ भी एनआईए कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में हो रहे जॉर्ज सोरोस और सभापति के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखे जाने को लेकर हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने कहा, 72 साल में पहली बार एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के तौर पर सभा का संचालन कर रहा है, लेकिन विपक्ष संसदीय मर्यादाओं और आचरण का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विरोध में काम करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। और संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का ही रुख करते हैं। राजेश, साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां राज्यसभा में देखने को मिल रही हैं और जो बातें लगातार निकलकर सामने आ रही, विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन जो बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि साफ तौर पर एक किसान का बेटा जब उपराष्ट्रपति बनता है तो ये कद भी ऊपर होता है और साथ ही साथ उन किसानों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके बीच का कोई इंसान इतने बड़े पद पर पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर उन्होंने कहा है वो अपने आप में जायज इसलिए भी लगता है क्योंकि जो मर्यादा है उसका पालन विपक्ष नहीं कर रहा है। बिल्कुल गौरव, जब राज्यसभा की कार्रवाई आज ठीक 11 बजे शुरू हुई तो हंसते मुस्कुराते हुए सभापति जो हैं आसन पर नजर आए और जो विधायी कार्य होते हैं, जो जरूरी कागजात पत्रावलियां जो रखी जाती हैं टेबल पर, वो रखने के बाद जो ही सदन की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की गई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होते हैं और उन्होंने विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि आप देश विरोधी आचरण कर रहे हैं और बाहर आकर मीडिया से जब आप मुखातिब होते हैं तो सभापति के खिलाफ तरह तरह के अनर्गल प्रपंच करते हैं, आरोप लगाते हैं। किरण रिजिजू काफी उत्तेजित थे और उन्होंने ये भी कहा कि 72 साल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई किसान का बेटा जो है वो देश की सेवा में इस तरीके से जुटा हुआ है, संसद का सफल जो है राज्यसभा का संचालन कर रहा है, लेकिन
विपक्ष के लोग जो हैं उन्हें ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं। और किरण रिजिजू के बोलने के ठीक बाद जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवेगौड़ा, वो भी कुछ बोलते हुए नजर आए, लेकिन शोर शराबा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी सुना नहीं जा सका। हालांकि माइक ऑन कर वो खड़े भी हुए, लेकिन उसके ठीक बाद जो है वो जो तमाम कांग्रेस के जो सांसद थे वो आसन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और इसी बीच शोर शराबे में ये सुना गया कि प्रमोद तिवारी, जो राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस संविधान को बचाने की बात एनडीए के लोग कर रहे हैं, उस संविधान को खतरे में लाने का काम भी रूलिंग पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब हंगामा बहुत जोर शोर से होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो इसी बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सभा की कार्यवाही जो है वो दिन में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन किरण रिजिजू का जो तेवर था वो तेवर बिल्कुल देखने लायक था और उन्होंने जिस अंदाज में कांग्रेस पर हमले किए वह भी देखने लायक था। और उन्होंने कई तरह की बातें की। उन्होंने जॉर्ज सोरेस का भी, जो सोरस है वो भी जो प्रकरण विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ जो मसला है उसका भी जिक्र किया उन्होंने, और साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है उसके हाथ इसमें रंगे हुए हैं। तो सभा की कार्रवाई अब देखना होगा कि 12 बजे जब शुरू होगी तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है। गौरव, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि वो देश को बर्बाद करके रहेगी। सोरोस से कथित लिंक पर जवाब मांगते हुए गिरिराज ने ये बातें कही। जवाब दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके अपने ही ऑफिस में जवाब दे, हाउस में जवाब दे कि सोरोस से, जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? कादे नहीं है। $1 बिलियन खर्च किया है भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और ये कांग्रेस उसका ठेका लिया है। और वहीं संसद में विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष हमलावर है। आज बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस सोरोस मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है और पूरे विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए दिनेश शर्मा ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और ईवीएम पर भी अपनी बात रखी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, ईवीएम पर बार बार सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब जनता इंडी गठबंधन पर सवाल उठा रही, उनको हरा रही, और ये ईवीएम पर उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ईवीएम के द्वारा किया गया जो मतदान है बिल्कुल फेयर है, और इनके द्वारा जो ईवीएम पर उठाया जा रहा है वो अनफेयर इसलिए है कि इन्होंने जनता का विश्वास खोया है, और जहाँ पर हार है वहाँ पर तो इनको जनता से और जनता से प्यार नहीं है, और जहाँ पर इनकी जीत है वहाँ उनको ईवीएम से प्यार है। अब हमने देखा कि राज्यसभा में जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सभापति के खिलाफ एक नोटिस दिया है अविश्वास प्रस्ताव का, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? ये शर्मनाक है। एक विधि विशेषज्ञ, एक अच्छे नेक दिल इंसान, अनुशासन प्रिय इंसान और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और संवैधानिक व्यवस्थाओं को पुष्ट करने वाले व्यक्तित्व के विरुद्ध इस प्रकार की बातें भी करना, मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा संविधान का उल्लंघन का प्रश्न बनता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस स्तर पर जाकर विपक्ष को काम करना चाहिए। सोरोस मुद्दे की वजह से हमने देखा कि वो विपक्ष उस पर राजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी राजी नहीं है। कांग्रेस में सोरोस का दर्द जो है वो उभर कर आ रहा है, और जो पोल खुली है वो जनता के सामने ना आ पावे, इसलिए ये सब बेकरार दिखाई पड़ते हैं, उसमें चर्चा नहीं चाहते। अब इनकी संवैधानिक एक व्यवस्था होती है कि माननीय सभापति से अगर नेता सदन किसी चीज़ पे बहस के लिए कहेंगे तो उनको बताना होगा
उनको भी बोलने का अवसर देना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष के तमाम लोगों को बोलने दिया। सत्ता पक्ष में तो केवल माननीय हमारे नेता सदन ही बोले, उसके बाद भी आरोप, मैं समझता हूँ ये मिथ्यापूर्ण प्रदर्शन इनके स्तर को गिराता है। बहुत धन्यवाद। दिनेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर सवाल उठा रहे हैं उनके रवैये पर। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। और महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमोचन करेंगे। उनके संपूर्ण कार्यों का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। अलायंस पब्लिशर्स ने इसे प्रकाशित किया है। इसमें सुब्रमण्यम भारती के लेखन के संस्करणों, स्पष्टीकरणों, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति का विवरण शामिल है। सुब्रमण्यम भारती को हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोगों को प्रेरित करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने तमिल साहित्य में अपनी विरासत छोड़ी। वो न केवल एक कवि थे, बल्कि एक देशभक्त, पत्रकार, दार्शनिक, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस दिग्गज कवि को उद्धृत भी किया है और 2021 में उनकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के BHU में तमिल अध्ययन के लिए सुब्रमण्यम भारती चेयर की स्थापना की घोषणा की। और पीएम मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि महान सुब्रमण्यम भारती एक दूरदर्शी कवि, लेखक, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उनके शब्दों ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति और क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। समानता और महिला सशक्तिकरण पर उनके प्रगतिशील आदर्श समान रूप से प्रेरणादायक है। और वहीं CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह आपसी युद्ध होना है। युद्ध से बचना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सरकार और उद्योग को मिलकर शांति बहाल करने के लिए काम करने की जरूरत है। Inflation globally is a big challenge, but inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers are inflation forces which come in, and therefore the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge which is reflected in very many ways in our economies. और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2035 तक भारत का अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक भारतीय चंद्रमा पर लैंड करेगा। We are going to have our own space station. Unlike others, we will be among the first to have that, after maybe US and one or two other countries. Which will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian on the surface of Moon.
और वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम छुए हैं। साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र के दरवाजे खोले हैं। There has been a revolutionary change in the last 10 years, and the turning point was when Prime Minister decided to what the media fondly described as the unlocking of the space. About 4 years back, when the new space reforms were announced and the space sector was opened up to the private players as well. The results have been miraculous. We were just about one digit startup about 4 years back. Now we've gone up to 3 digits. 4 दिन के भारत दौरे पर आए नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल के सेना प्रमुख का सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। इसके अलावा उनका विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। नेपाल के सेना प्रमुख का 14 नवंबर तक दौरे का कार्यक्रम है। और इससे पहले नेपाल के सेना प्रमुख जनरल सिगडेल ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही भारत में वयस्क महिलाओं के गरीबी दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक नए शोध पत्र के अनुसार 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में ये 20.4% से बढ़कर 25.4% हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वृद्धि कोविड महामारी से पहले ही शुरू हो चुकी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों विशेषकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी दर में सुधार हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शमिका रवि ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भारत में वयस्क महिलाओं में गरीबी दर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2011 से 12 में वयस्क महिलाओं में गरीबी दर 25% थी, जो अब 2022 से 23 में घटकर केवल 0.8% रह गई है। सरकारी डिफेंस कंपनी BEML लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 50 टन के ट्रेलर का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू 83.51 करोड़ रुपए है और ये ऑर्डर भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एडवांस स्वदेशी उत्पादों को वितरित करने में BEML की ताकत और क्षमता को दर्शाता है। 50 टन हैवी ड्यूटी ट्रेलर विशेष रूप से युद्धक टैंकों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चुनौतीपूर्ण इलाकों में स्थायित्व और मजबूती के लिए 12 ट्विन व्हील लगे हैं। 50 टन की पेलोड क्षमता के साथ ट्रेलर की BEML HMV 8x8 वाहन द्वारा खींचने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एडवांस फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि दोनों दिशाओं में 55 डिग्री रोटेशन के लिए स्टीयरेबल टर्न टेबल, ट्विन लाइन एयर ब्रेक सिस्टम, आपातकालीन ब्रेक और यांत्रिक रूप से संचालित पार्किंग ब्रेक। ये ऑर्डर भारत के डिफेंस सेक्टर में एक प्रमुख भागीदार के रूप में BEML की प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। और उधर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूरी दे दी है। वहीं जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वे नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हों। और राजस्थान के दौसा जिले के पापड़दा क्षेत्र में स्थित काली खाड़ में बोरवेल में गिरे 5 वर्षीय मासूम को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। सोमवार 10 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे आर्या नाम का बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के बगल में एक गड्ढा खोदा जा रहा है। मासूम 160 फीट गहरे बोरवेल में करीब 150 फीट पर अटका हुआ है। बोरवेल के समीप खुदाई कर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
करीब 10 जेसीबी और ट्रैक्टर से तेजी से मिट्टी निकाली जा रही है। इसके लिए 3 LNT मशीन है और करीब 10 जेसीबी 20 ट्रैक्टर जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने के लिए लोहे की रिंग नुमा रोड डालकर बोरवेल से सीधे ही बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली वासी प्रदूषण के साथ साथ ठंड से भी जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पालम में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए शहर में रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बेड पर बिछावन, रजाई, गद्दे और कंबल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटने के बाद प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 281 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की धुंध की परत देखी गई है। और वहीं महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण के कारण धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई जिलों में जमकर बर्फबारी हुई है। शिमला में ताज़ा बर्फबारी के बाद आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। तापमान काफ़ी गिर गया है। स्थानीय लोगों को बर्फबारी के कारण रोज़मर्रा के काम में दिक्कत हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए ये मौसम आनंद लेने का है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने फिर एक भाजपा नेता की हत्या कर दी है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली गांव में भाजपा नेता मंडू राम के घर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले सप्ताह भर में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले 2 पूर्व सरपंच सहित 3 भाजपा नेताओं की नक्सली हत्या कर चुके हैं। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर भाजपा नेताओं को भाजपा छोड़ने की चेतावनी दी है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीति के दिग्गज और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की आज जयंती है और इस खास दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया है। एक तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि प्रणब बाबू एक अद्वितीय सार्वजनिक व्यक्ति थे, एक उत्कृष्ट राजनेता, एक अद्भुत प्रशासक और ज्ञान का भंडार। भारत के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्हें सभी क्षेत्रों में आम सहमति बनाने की अद्वितीय क्षमता प्राप्त थी और ये शासन में उनके विशाल अनुभव और भारत की संस्कृति के साथ साथ लोकाचार के बारे में उनकी गहरी समझ के कारण था। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वीडियो शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि समस्त देशवासियों को गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के मार्गदर्शक दिव्य ग्रंथ के उद्गम दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये पावन उत्सव हर किसी को कर्मयोग की राह दिखाए। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। और जहां गीता है
वहाँ साक्षात कृष्ण है। और वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सर्वोत्कृष्ट राजनेता प्रणब दा ने राष्ट्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने व्यापक अनुभव के साथ सर्वोच्च पद प्रदान किया है। उनकी स्थायी विरासत हमारे राष्ट्र का सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीमद् भगवद गीता जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मानव जीवन को ज्ञान और कर्म की शिक्षा देकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने वाले पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन के व्यापक उद्देश्य का साक्षात्कार कराया। अध्यात्म, आत्मबोध और चिंतन के द्वारा सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग को प्रकट करने वाला ये दिव्य ग्रंथ अनंत काल तक मानव समाज का पथ प्रदर्शक बना रहेगा। और उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मांड्या जिले में उनके गांव में किया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार, भाजपा नेता सी.एन. अश्वत्थ नारायण और अन्य नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। एस.एम. कृष्णा ने मंगलवार को अपने आवास पर 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर कर्नाटक में 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एस.एम. कृष्णा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री अजय शंकर और देश भर के कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। 2023 में केंद्र सरकार ने एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जनवरी 2023 में एस.एम. कृष्णा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। और भारत के काठमांडू स्थित दूतावास और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने संयुक्त रूप से पहली भारत नेपाल पर्यटन मीट का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगले साल उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली महाकुंभ मेला के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारत और नेपाल के बीच सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग बनाना था। नेपाल पर्यटन बोर्ड के सीईओ दीपक राज जोशी ने मंगलवार को इस सत्र का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में नेपाल सरकार के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री अरुण कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और महाकुंभ से पहले प्रयागराज में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जिसे नगर निगम की ओर से यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट एरिया में बनाया जा रहा है। और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल कराया जाएगा। और इसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। 11 टन रंग से महाकुंभ में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। रंगोली बनाकर महाकुंभ में श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश देने की तैयारी। रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगी शामिल। 72 घंटे बिना रुके बनाई जा रही है रंगोली। रंगोली में महाकुंभ, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने वाले संदेश। यूपी में प्रयागराज महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए पूरे शहर के कोने कोने को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं इंदौर से आई मशहूर रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने 11 टन रंग से रंगोली बनाकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश देने की तैयारी में जुट गई हैं। ये 55,000 वर्ग फीट के साथ विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनने जा रही है। हम महाकुंभ के शुभारंभ के लिए रंगोली बना रहे हैं और इससे हम स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं कि आप इतने सारे लोग यहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग में आने वाले हैं, महाकुंभ होने वाला है, तो आप यहाँ पर जो प्रयागराज है उसे स्वच्छ रखिए और जितनी भी चीजें यहाँ पर होगी उसका आनंद लीजिए। आज 12 वर्षों के बाद हम जब कुंभ का इंतजार करते हैं तो इस महाकुंभ में हम प्रयागराज नगर निगम की ओर से संदेश देना चाहते हैं कि इसको हम जितना स्वच्छ रख सकते हैं हम वो प्रयास करें।
प्रयागराज जिले में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जो लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ये पहला मौका होगा जब विश्व की सबसे बड़ी रंगोली प्रयागराज जिले में बनाई जा रही है, जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये रंगोली लगभग 55,000 फीट के आकार की है। प्रयागराज महापौर उमेश गणेश केसरवानी ने दूरदर्शन को बताया कि विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। इसका मकसद है कि स्वच्छता के प्रति आम जनता को जागरूक करने के साथ ही उनको जोड़ना, ताकि सबसे बड़े आध्यात्मिक पौराणिक महाकुंभ को स्वच्छ, दिव्य और भव्य बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि लंदन से लिम्का बुक की टीम आ चुकी है, जो लिम्का बुक में दर्ज करेगी। प्रयागराज के जन को स्वच्छता के अभियान से जोड़ने के लिए और पूरे विश्व भर के लोगों को इस महाकुंभ मेले में आमंत्रित करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जो महिलाओं के द्वारा बनाई जाएगी, जो एक संदेश देगा कि महिला सशक्तिकरण का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर के प्रयागराज के सभी लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं 11 बार लिम्का बुक में दर्ज कर चुकी रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा की ये 12वीं रंगोली होगी, जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली होगी और लिम्का बुक में दर्ज होगी। ये रंगोली 55,000 एरिया में 11 टन कलर से बनाया गया है। प्रयागराज से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को उनके 102वें जन्मदिन पर याद किया जा रहा है। अपनी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार का जन्म आज ही के दिन पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में की थी। भारतीय सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए 1995 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मी दुनिया में दिलीप साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आज भले ही दिलीप कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।